गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आई एम ज्वाइनिंग। ठीक है ना, 1 मिनट वेट करो। गुड मॉर्निंग। नो वॉइस, कुछ बोलता तो वॉइस आता। अभी आ रहा है? क्या डाला है प्रशांत सर ने, मुझे नहीं पता है। देखो, आपको सीईटी ना देना कंपलसरी नहीं है शायद, बट आप एक बार मैं पता करके आपको बताता हूँ, है ना। एक बार मैं पता करके बताता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि आपको कंपलसरी है। अगर रहेगा भी तो दे देंगे ना यार, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, कंपलसरी नहीं है। चलो, तो चलो, तो कल हमने सिग्मा कांस्टेंट, मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना सीखा था, है ना। उस पे मैंने आपको 5 पॉइंट दिया था। आज उस पांचों पॉइंट को एक एक करके एक्सप्लेन करने की बारी है ना। करें, स्टार्ट करें एक एक करके वो 5 पॉइंट। हाउ टू फाइंड सिग्मा, किसने बताया था? किसने फाइंड किया था? स्लैटर, यस, स्लैटर ने बताया था। स्लैटर ने बताया था, स्लैटर रूल बोलते हैं ना। तो एक एक करके सभी को हम लोग चेक करते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि स्लैटर कांस्टेंट सिग्मा जो निकलता है सबसे पहले, वो दो तरह के इलेक्ट्रॉन के लिए दो अलग अलग मेथड होता है। पहला जो होता है दैट इज फॉर एस एंड पी इलेक्ट्रॉन, फॉर एंड एस एंड एनपी इलेक्ट्रॉन्स, है ना, एनएस या एनपी इलेक्ट्रॉन। तो पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था, अब देखो एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। राइट डाउन, राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक, नहीं फिर से नहीं लिखना है, फिर से नहीं लिखना है। राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक, कल लिखवा दिया था ना, आज उसका एक्सप्लेनेशन देखना है। राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट, ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट in the following order and group them as
ग्रुप देम एज, कैसे ग्रुप करना है? एन और एस का एक ग्रुप, एन एस और पी का एक ग्रुप, डी और एफ का एक ग्रुप। तो ग्रुप कैसा रहेगा? पहला 1s, 1p तो होता ही नहीं, 1s सबसे पहला 1s, 1s के बाद 2s एंड 2p, है ना। फिर किसका? 3s 3p का ग्रुप बनेगा। 3d इस ग्रुप में नहीं आएगा, 3d अलग से रहेगा। फिर 4s 4p एक ग्रुप होगा, 4d 4f एक ग्रुप होगा। फिर 5s 5p एक ग्रुप होगा, 5d 5f एक ग्रुप होगा, 6s 6p एक ग्रुप होगा, एंड सो ऑन, है ना। अब जैसे एग्जाम्पल समझो इसका ना, एग्जाम्पल समझते कि ये होता कैसे। जैसे अज्यूम करो कि मेरे पास सोडियम एलिमेंट है, और सोडियम एलिमेंट है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो बोलता है इसको कैसे लिखना है? इसको ग्रुप वाइज लिखना है। कैसे? 1s2, फिर 2s2 2p6, फिर 3s1, है ना। दिस द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू। बोलता है अच्छा चलो, जैसे अगर मुझे सोडियम के जगह पे सोडियम ना लिख के मुझे अगर मान लो कि मुझे जिंक का लिखना होता, या आयरन आयन का लिखना होता, Fe का लिखना होता, तो Fe का कैसे लिखते हैं? Fe है 26, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 4s2 20 और 3d6 26, है ना। तो होता है ये ऐसे नहीं चलेगा, लिखना कैसे है आपको वो तरीका बताया गया है। 1s2 का एक ग्रुप, 2s2 2p6 का एक ग्रुप, 3s2 3p6 का एक ग्रुप, फिर 3d6 लिखना है, क्योंकि शेल वाइज लिखना है, जो पहले आएगा वो बाद, पहले आएगा वो पहले, फिर 4s2 लिखना है। सो दिस इज द वे यू हैव टू राइट। क्या बात में समझ में आ रही है? बोलो, क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है ये? उसी तरह अगर आयोडीन का लिखना है, एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 53 है, 53, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s2 3p6 18 हो गए, 4s2 20 हो गए, 3d10 30 हो गया, 36 हो गया, है ना। 36 हो गया, 36 के बाद 5s2 38 हो गया, 38 के बाद 4d10 38 48 हो गए, 48 के बाद 5p5। सो दिस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो आया क्या? 10 और 10 20 30 40 48 एंड 53। तो इसको लिखना कैसे पड़ेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर 3d10, फिर 4s2 4p6, 4p6 के बाद 5s2 5p5 एंड अच्छा 4d बच गया, 4d रह गया यहां, फिर 4d10 4d10 के बाद 5s2 5p5। So this is the way we have to write electronic configuration by grouping into S and P orbital.
बोलो एक बार थम्स अप करो। पहला पॉइंट क्रिस्टल क्लियर, एकदम समझ में आ गया, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं। सर मतलब डी टर्म्स को अलग, डी और एफ भी आ गया तो भी उसको अलग रखना है। इसको डाउट आया? कोई है डाउट वाला? क्लियर? शांतनु दलवी, क्या रिपीट करूं यार इसमें, बता दो मुझे, क्या तुमको नहीं समझा वो बता दो मुझे। मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और एस और पी का ग्रुप बनाते जाना है। वन एस का ग्रुप, वन एस, वन पी होता ही नहीं है तो इस ग्रुप में पी नहीं आएगा। टू एस और टू पी का ग्रुप, थ्री डी थ्री, टू डी और टू एफ होता नहीं तो नहीं है। फिर थ्री एस थ्री पी का ग्रुप, थ्री डी लिख दिया, थ्री एफ करके कुछ होता नहीं है, फोर एस का ग्रुप है ना। तो एस और पी का ग्रुप बनाते जा रहे हैं शांतनु। क्लियर हो रहा है? एन का वैल्यू सेम होना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है? एन, रंजित एन का वैल्यू क्या होना चाहिए? एन का वैल्यू मतलब ग्रुप बना के, ये पहला स्टेटमेंट, आगे ग्रुप बना के क्या करेंगे समझेंगे ना। तो ये तो पहला स्टेटमेंट था कि राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन दिस ऑफ एन एलिमेंट इन द फॉलोइंग ऑर्डर इन फॉलोइंग ग्रुप, ये तो पहला पॉइंट था। रंजीत क्या बोल रहे हो? क्या एन का वैल्यू सेम होना चाहिए ना, मतलब क्या? एन का मतलब क्या? एन का, हाँ 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 हाँ, ये एन का वैल्यू जब ग्रुप बना रहे तो एन का वैल्यू सेम होना चाहिए। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। जब ग्रुप बना रहे तो एन का वैल्यू सेम होना चाहिए। यस, यस रंजीत, सही बोला आपने। यही पूछ रहे थे ना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो पहला पॉइंट तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और उसको इस तरह से ग्रुपिंग करो। दूसरा, सेकंड पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट आपने लिखा था, अच्छा इसका, ये समझ में आ रहा है? तो अगर आप चाहो तो ये पॉइंट तो मत लिखो। ये पॉइंट लिखना चाहोगे क्या वापस से, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं यहां पर, लिखना चाहोगे? बोलो। नहीं, ये वाला पॉइंट नहीं लिखोगे, ये लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल, फर्स्ट पॉइंट का एग्जाम्पल। नहीं तो बाद में याद नहीं आएगा, लिख लो पहले। हाँ लिखो इसको, बाद में याद नहीं आएगा। जगह नहीं है, अरे नीचे लिखो, जगह जगह बनाने की जरूरत नहीं, जगह बनाने की जरूरत नहीं, नीचे लिखते जाओ। सारा हो जाने के बाद एग्जाम्पल्स लिखो, दिखाओ कि पहला पॉइंट का मतलब ये होता है। यस, हाँ सारा स्टेप दिया था, आज उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि पहला क्या किया है मैंने। तो सोडियम के लिए पहले कल ऐसा लिख दिया था, ये लिखना है, ऐसे लिखना है। फिर वो लिख के बता रहा हूं कि कैसे लिखना है। तो सोडियम के लिए लिखा, उसके बाद नीचे गए जिंक के लिए लिखा, उसके बाद आयोडीन के लिए देखा। तो तीन तीन एटम्स पे कैसे लिखना है उसको एग्जाम्पल समझा। ठीक है, लिख लिया, डन। जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, डन सब लोग। ये दोनों एग्जाम्पल भी लिख लो तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आर्गन के साथ लिख सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसे क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आगे चल के काउंट करना पड़ेगा, तो वो काउंटिंग में पता होना चाहिए कौन से शेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन। ये लिख लो और करो डन।
जल्दी जल्दी करो, डन 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 डना डन डन। बढ़ जाए आगे। चलो, ये पॉइंट 1 था, पॉइंट था। अब पॉइंट 2 पे बात करते हैं। पॉइंट 2 पे बात करते हैं। देखो पॉइंट 2 क्या बोलता है, electrons to the right of ns and np group, electron to the right of ns and np group are not effective in shielding the ns and np electron. Shielding the ns and np electron and contribute nothing to sigma. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमने अभी जिंक का लिया था, जिंक 30, अच्छा आयन का लिया था, अभी जिंक ले लेते हैं। जिंक 30, 1s2, मैं सीधा ग्रुप में लिख रहा हूं, 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, उसके बाद क्या आएगा 3d ना, 3d 10, 4s2, 30 आ गया क्या, देखो 10 12 और 30। अब ध्यान से समझो, अब यहां पर बहुत अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं। ये हमारा न्यूक्लियस, पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों s पे। दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, s और p में, है ना। मैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना नहीं रहा हूं, बस आपको समझाने के लिए ले रहा हूं। 3 में 18 इलेक्ट्रॉन है और 4th में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान से समझना, अगर मैं 4th सेल के किसी इलेक्ट्रॉन पे, हम पहले जो बात कर रहे हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, या तो ns या np के लिए निकाला है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ns या np में है तो क्या रूल है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे। अब बोलता है इसके बाद, इसके राइट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, इसके राइट में कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। बोला कुछ है ही नहीं सर, तो क्या कंट्रीब्यूट करेगा, तो देखने समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मैं यहां पर थर्ड शेल के किसी s या p इलेक्ट्रॉन पे बात करूं, किसी थर्ड शेल के s या p इलेक्ट्रॉन पे बात करूं जो s या p सब शेल में है, तो बोलता है ये इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है, हम मैंने क्या कहा था, इस शेल के इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन यहां पर समझ में आ रहा है कि अगर इसी शेल का 3d इलेक्ट्रॉन है तो वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। एनीथिंग टू द राइट ऑफ ns एंड np विल कंट्रीब्यूट नथिंग। बात समझ में आ रही है क्या? जब आप 3s या 3p के इलेक्ट्रॉन के लिए आप सिग्मा का वैल्यू निकालेंगे तो बोलता है इसके राइट में जो भी लिखा हुआ है उस इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 0 रहेगा। उसी तरह अगर 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन के लिए निकाले तो इनका कंट्रीब्यूशन 0 रहेगा, अगर इसके लिए निकाले तो इनका कंट्रीब्यूशन 0 रहेगा। नहीं अभी रुको ना, अभी जितना समझा रहा हूं उतना समझो, एक एक करके। अभी डी वाला आएगा ना, कंट्रीब्यूट कर सकता है।
अभी डी वाला कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? अगर आपने 4s के लिए लिया है तो इससे लेफ्ट में जो है सब कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो डी वाला कंट्रीब्यूट करेगा ना? नहीं समझ में आया? हाँ, इसीलिए अभी ध्यान से समझो, फिर से समझो, ध्यान से समझने का ट्राई करो, ध्यान से समझने का ट्राई करो। चलो बताता हूं। मैंने क्या कहा, देखो हमारे पास यहां पर बहुत अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अलग अलग सबशेल में है। एग्री? यहां पर है 4s इलेक्ट्रॉन। अगर मैं 4s इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का वैल्यू निकालूं, 4s इलेक्ट्रॉन में कितना सिग्मा लग रहा है, कितना रिपल्सिव फोर्सेस लग रहा है, अगर मैं ये निकालूं तो मैं कहूंगा इसके राइट वाले कभी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बट इसके लेफ्ट में जितना है वो सब कंट्रीब्यूट करेंगे और ये भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन जो इसके नीचे हैं, जो इससे नीचे है, सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? पहला 4s के लिए क्लियर हुआ। 4s इलेक्ट्रॉन के लिए अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि हमने लिखते समय ही ऐसा लिखा है कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हो वो सब इसके लेफ्ट में आ जाए। तन्मय समझ में आया? अब देखो मैं बोल रहा हूं ऐसा तो नहीं है ना कि केवल 4s के इलेक्ट्रॉन में ही रिपल्सिव लगेगा। बोलता है दुनिया का जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब में रिपल्सिव फोर्सेस है। अगर ये वाला मेरा इलेक्ट्रॉन 3s या 3p में है, कहीं तो है s या p के लिए सेम रूल निकाल रहे, अगर 3s या 3p में है तो बोलता है बेटा 3s या 3p के लिए अगर निकाल रहे हो तो इसके राइट वाले सारे को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, क्योंकि ये रूल ही बताता है कि सेकंड क्या बता रहा है कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके में लिखने के बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन राइट में आता है, ग्रुप राइट के ग्रुप में आता है, तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। तो ये 3s या 3p पे 3d का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, लेकिन 4s में 3d का कंट्रीब्यूशन रहेगा। बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन है? सिमिलरली अगर मैं 2s के किसी इलेक्ट्रॉन पे बात करूं तो बोलता है अरे बाहर वाले को छोड़ दो, ये कंट्रीब्यूट करेंगे केवल। उसी तरह 1s के लिए कर दो तो बोलता है ये कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके राइट में जो भी इलेक्ट्रॉन, कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जो भी राइट में इलेक्ट्रॉन आते हैं उसको इग्नोर करना, इसीलिए ग्रुपिंग करने बोला है। अगर आप ग्रुप नहीं किए होते, अगर आपने ग्रुप नहीं किए होते तो 3d आपके इसी सेल में आता और आप इसका कंट्रीब्यूशन लेते और सब कुछ गलत हो जाता। तो एस पी का एक ग्रुप, डी एफ का एक ग्रुप, राइट में मतलब वो ऊपर होगा सो वो रिपेल नहीं करेगा। हाँ तनिष्क देखो, ऊपर होगा, अगर ये तुम ऐसा बोलोगे तो 3D की अगर बात करो तो आपको ये कैसे समझ में आएगा 3D ऊपर होगा कि नीचे होगा? हमें पता है कि ऊपर होता है, क्योंकि S और P से बड़ा होता है, ऊपर होता है। तो वो समझाने के लिए बोला है कि 3D को, क्योंकि 3D ऊपर ही होता है इसीलिए उसको इग्नोर करना है। सबसे छोटा साइज होता है S का, फिर होता है P का, और उससे बड़ा होता है D का। तो जो ऊपर के इलेक्ट्रॉन है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इसीलिए डी वाले S और P के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। अगर 1s2 का करेंगे तो यहां पर उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो 1s का बाकी का इलेक्ट्रॉन है वो कंट्रीब्यूट करेगा। मैंने इसमें भी जैसे 3s 3p के लिए बात किया तो मैं बोला राइट वाला कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, बट ये तो करेंगे ना, बाकी के बचे हुए इलेक्ट्रॉन तो करेंगे ना। बात समझ में आ रही है? जय कुमार शिंदे, क्लियर हुआ? सर 3D में 3D का कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा ना, और 4s में 3D का कंट्रीब्यूशन होगा ना। अभी आप D के लिए बात ही मत करो, हम रूल्स पढ़ रहे हैं NS और NP वालों के लिए, तो अभी हम D के लिए बात नहीं करेंगे, D के लिए अलग रूल आएगा। हाँ, लेफ्ट कंट्रीब्यूट करेगा, राइट वाला नहीं करेगा, और उसका खुद वाला करेगा, जो उसमें खुद में है वो करेगा। जहां आप देख रहे हो उसके इलेक्ट्रॉन्स, बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स भी करेगा और लेफ्ट वाले भी करेगा, केवल राइट वाला नहीं करेगा, ऐसे समझ लो। क्लियर हो रहा है? एक बार थम्स अप करो अगर समझ में आया तो, नहीं आया तो डाउट बोलो। सेकंड पॉइंट देखो, सारे पॉइंट समझ के जाना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, दूसरा
कि भैया लिखने के बाद राइट वाले नहीं करेंगे, वो खुद वो ग्रुप। बोलो 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 जल्दी जल्दी एक बार, समझ में आया क्या सबको? फ्रीज्ड नहीं है, फ्रीज्ड फ्रीज्ड है। एक और एग्जांपल दो, हाँ क्यों नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं। सिग्मा, अभी रुको, अरे यार तुम, मैं एक एक स्टेप बता रहा हूं और तुम लोग एकदम लास्ट पे जा रहे हो। हाँ एकदम लास्ट में मत जाओ, बीच बीच में कभी कभी हो रहा है, कोई बात नहीं, पूछ लिया करो। यस जय कुमार, यस। अगर 1s का एक इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है तो दूसरा कंट्रीब्यूट करेगा सिग्मा को, मतलब दूसरा वाला रिपेल करेगा। सही बात है, एकदम सही बोल रहे हो, यही तो मैं बोल रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, उस वो ग्रुप और उसके लेफ्ट वाले सारे कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर यहां के इलेक्ट्रॉन को फाइंड करें तो बचे हुए बाकी इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, प्लस उनके लेफ्ट वाले भी रिपेल करेंगे, लेकिन राइट वाला कभी रिपेल नहीं करता। बोलो बढ़े आगे, पॉइंट नंबर 3 पे जाए, पॉइंट नंबर 3 पे जाए, पॉइंट नंबर 3 पे जाते, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट बोलता है ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन NS and NP group, NS and NP group contribute to the extent of 0.35 each to the screening constant except for 1s for which value is 0.30। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। जैसे अज्यूम करो कि मैंने हाइड्रोजन के लिए अगर सिग्मा का वैल्यू निकालना चाहे, तो यहां एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, बाकी का कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा 0। बात समझ में आ रहा है क्या? सिग्मा कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप हीलियम के लिए करेंगे, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पे अगर आप देखेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो वैल्यू क्या आएगा, 1 इंटू 0.30। क्यों बोलता है 1s के लिए जो वैल्यू होता है ईच इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 0.30। अभी 0.30 मतलब देखो, हमने क्या किया ना, रिपल्सन को एक नंबर से इंडिकेट करने का ट्राई किया, एक वैल्यू दिया है उसको, तो बोलता है इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 0.30। अच्छा, अभी अगर लिथियम के लिए बात करें, 3 1s एंड 2s, 1s2 2s2। अच्छा 2s2, अब अंदर इसी के शेल वाले कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो सिग्मा का वैल्यू यहां तो नहीं होगा, लेकिन अंदर के शेल की बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन इन NS एंड NP, मतलब NS एंड NP मतलब जिस शेल में आप NS या NP के इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं, तो उनके बाकी बचे हुए कंट्रीब्यूट कितना करते हैं, 0.35 करते हैं, अगर वो फर्स्ट शेल नहीं है। और अगर फर्स्ट शेल है तो उसका वैल्यू कितना आता है, 0.3। लिथियम का नहीं निकला है क्योंकि हमें अंदर वाले का कंट्रीब्यूशन निकालने नहीं आता, लेकिन लिथियम के जगह अगर बेरिलियम होता 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बोलते एक इलेक्ट्रॉन के कारण 0.35 आता, प्लस
बाकी के अंदर के इलेक्ट्रॉन के कारण कैसे निकालते हैं वो नहीं पता है, बट 1s छोड़ के बाकी के जितने भी बचे इलेक्ट्रॉन रहेंगे किसी शेल में, जिस शेल का ns या np पे आप सिग्मा निकाल रहे तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 0.35 रहेगा। क्या ये बात समझ में आई? नहीं लिखना था सर, डज न्यूक्लियस अट्रैक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम? नहीं, इट अट्रैक्ट ऑल द इलेक्ट्रॉन, लेकिन आप किसी एक पे फोर्स निकाल रहे हैं तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव सारे निकालने पड़ेंगे ना। देखो देखो देखो, ध्यान से सुनो। अच्छा देखो देखो, ये ना थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक साथ एक्सप्लेन करता हूं और फिर उसका एप्लीकेशन दिखाता हूं तो सिग्मा निकालने सीख जाओ। क्या बोल रहा है थर्ड पॉइंट बोल रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है ns या np पे, ns या np में मतलब जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आप सिग्मा निकाल रहे हो, वही 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 सेल के अगर कोई इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, जैसे अज्यूम कर लो, ध्यान से समझो, जैसे यहां पर मान लो मेरे पास टोटल 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 इलेक्ट्रॉन। तो किसी एक पे बाकी के इलेक्ट्रॉन, देखो कभी भी हम फोर्स निकालते हैं ना तो पहले एक इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं, इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है और इनको बाकी सब रिपेल कर रहे हैं। तो अट्रैक्शन का तो वैल्यू हमें पता है, अट्रैक्शन का वैल्यू हम लोग निकालते हैं के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो अगर z का वैल्यू पता है, r का वैल्यू पता है, तो ये फोर्स तो पता लग जाता है। लेकिन बोलता है बाकी का कैसे निकालेंगे, तो बोलता है बाकी के लिए फोर्स ना निकाल के आप एक सिग्मा निकालते हैं, जिसको हम लोग यूज करेंगे फोर्स में किसी तरह से, और उसका एक्चुअल जो इनवर्ड फोर्स है वो निकल जाएगा। बात समझ क्या बोल रहा हूं, देखो समझो। अब ना आप इसका एग्जैक्ट फोर्स क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये सारे मूव करते रहते, अब मूव करते रहते, न्यूक्लियस है फिक्स, और ये अगर मूव भी कर रहा है तो डिस्टेंस फिक्स है, लेकिन इन दोनों इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस फिक्स नहीं है, इसीलिए आप यहां पर फोर्स ना निकाल के एक इसके लिए कांस्टेंट निकालते हैं, जिसका एवरेज वैल्यू बता देता है कि ये कितना रिपेल करने वाला है। प्रथमे से एक बार लॉग इन लॉग आउट करो, एक बार लॉग इन लॉग आउट करो। तो सिग्मा कैसे निकलता है पहले ध्यान से सुनो। अगर आउटर मोस्ट सेल के किसी ns या np पे आप निकालेंगे तो बोलता है बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन, तो यहां मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो बाकी कितने बच गए हैं, 1 2 3 4 5। हर एक इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करता है, सिग्मा के लिए 0.35 कंट्रीब्यूट करता है। कितना, हर एक इलेक्ट्रॉन, और कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, प्लस इनर इलेक्ट्रॉन कितना करता है वो हम अभी बाद में देखेंगे। लेकिन उसी सेल के इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 0.35, है ना। सिमिलरली अगर ये यहां ना होके मैं इस इलेक्ट्रॉन पे बात करूं और यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन है, मान लो 8 इलेक्ट्रॉन है, और मैं फाइंड करना चाह रहा हूं कि इस पे कितना रिपल्सन लग रहा है, तो बोला फिर से इसके लिए सिग्मा का जो वैल्यू होगा वो बोलेगा कितने इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो ns या np में है, तो बोलते हैं 7, और सभी का कंट्रीब्यूशन कितना है, 0.35। तो 7 इंटू 0.35 विल गिव यू अ वैल्यू प्लस इनर इलेक्ट्रॉन। अभी इनर इलेक्ट्रॉन के लिए हम फाइंड करेंगे तो ओवरऑल सिग्मा का वैल्यू मिल जाए, है ना। लेकिन बोलता है अगर आप 1s के इलेक्ट्रॉन के लिए पॉइंट कर रहे हैं तो ये वैल्यू 0.35 ना होके 0.30 होता है। अब समझ में आया, बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो बोलो, हाँ बोलने की जरूरत नहीं है सर, सिग्मा फॉर ओनली वन इलेक्ट्रॉन। हाँ एक टाइम पे कभी भी, क्योंकि फोर्स किसी एक इलेक्ट्रॉन पे ही कैलकुलेट हम करते हैं एक टाइम पे, क्योंकि ये फोर्स इसके साथ कितना लग रहा है उस पर ये डिपेंड करेगा, बाकी के फोर्सेस पे इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। हाँ शांतनु पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो, शांतनु पूछो, शांतनु दलवी पूछो, क्या है डाउट पूछो। फोर्स सब पे इक्वल लगेगा ना, नहीं नहीं, देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन पे अलग फोर्स लगेगा, यहां पर अलग फोर्स लगेगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस अलग है ना, यहां पर फोर्स अलग लगेगा, लेकिन इन सब में फोर्स सेम लग सकता है। हाँ इन सेम सेल ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम।
हाँ बेरिलियम का रिपीट करता हूं। 1s के लिए इसका वैल्यू 0.35 होता है और बाकी सब के लिए 0.30 होता है। 1s के लिए, बाकी के लिए 0.35 होता है। हाँ लेंगे ना, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। मैं कैसा ना क्या कर रहे हैं वो बता रहा हूं, और एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। बेरिलियम के लिए पूछ रहे हैं, देखो बेरिलियम के लिए बता देता हूं सिंपल। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। ये होता है 1s2 2s2। तो अगर आप 2s2 के एक इलेक्ट्रॉन पे सिग्मा का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो बोलता है ये सिग्मा का जो वैल्यू फाइंड होगा, तो पहले बोलता है यहां पर क्या है, देखो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, किस जगह पे 2s पे। तो सिग्मा का जो वैल्यू होगा वो होगा अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन के कारण जो भी होगा, मुझे पता नहीं, अभी तक रूल नहीं देखा है इसीलिए पता नहीं, लेकिन बाहर वालों के कारण जो होगा, इस शेल के कारण होगा 1 इंटू 0.3। क्यों? क्योंकि इसको छोड़ के केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा 0.35। अंदर वाले का कितना पता नहीं, लेकिन इसी के जगह बेरिलियम के जगह बोरॉन होता तो ये कितना होता 2 इंटू 0.35। बोरॉन के जगह अगर कार्बन होता तो ये होता 3 इंटू 0.35। नाइट्रोजन होता तो 4 इंटू 0.35। समझ में आ रहा है? जितने वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाकी के जितने इलेक्ट्रॉन बचे इंटू 0.35 करेंगे तो सिग्मा का वैल्यू मिल जाएगा। है ना, है ना। अभी रुको, अभी ना, अभी आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। एक बार सारा रूल हो जाएगा ना तो एक एक करके फाइंड करके मैं ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट के लिए सिग्मा का वैल्यू निकालेंगे। ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट के लिए सिग्मा का वैल्यू निकालेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, सब सीख जाओ। है ना। रूल नंबर 4 क्या बोलता है? बोलता है ठीक है चलो एनएस और एनपी वाले कितना कंट्रीब्यूट करते हैं 0.35। है ना। मतलब उसी शेल के इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, उसी शेल का इलेक्ट्रॉन जो राइट में ना हो उसके साथ हो, वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 0.35। और उसके बाद बोलता है ठीक है अंदर वाले शेल कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। अब अंदर वाले शेल के लिए बात कर रहे हैं, तो यहां और 2 रूल है। क्या 2 रूल है? फोर्थ रूल बोलता है all the electrons in n minus 1th shell, 1 minus nth shell contribute to a value of 0.85 each। है ना। और फिफ्थ क्या बोलता है? all the electrons in n minus second shell और inner shell, और इसके भी अंदर और inner will contribute to a value of 1 each। अब ये ना सबका कॉम्बिनेशन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ के कॉम्बिनेशन से सिग्मा निकालना हम सीखते हैं। ध्यान से सुनना। खुद का शेल कितना कंट्रीब्यूट करेगा 0.35। अगर वो NS 1s नहीं है, 1s है तो 0.30। सेकंड लास्ट शेल कितना कंट्रीब्यूट करेगा, n-1 कितना कंट्रीब्यूट करेगा 0.85। और n-2 और उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, तो बोला 1। अब देखो धीरे से एक एक करके समझते हैं, अब एकदम आसानी से समझ में आएगा। जैसे हाइड्रोजन के लिए अगर मुझे सिग्मा निकालना है, हाइड्रोजन के लिए सिग्मा होगा 0। क्यों? क्योंकि बोलता है भैया एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के और कुछ है ही नहीं, तो सिग्मा का वैल्यू 0। लिथियम के लिए लिथियम नहीं, हीलियम के लिए, सिग्मा का जो वैल्यू होगा वो होगा 0.30। क्योंकि ये फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल में बाकी के इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करते हैं 0.30। तो इसके लिए सिग्मा का वैल्यू, फाइनल सिग्मा का वैल्यू ही 0.30। लिथियम के लिए 3। ध्यान से समझना। अब यहां पर मेरे पास 2 तरह के इलेक्ट्रॉन। अगर आउटर मोस्ट शेल की बात करें, सिग्मा इसके लिए बात करें, सिग्मा किसके लिए, इसके लिए बात करें,
तो इसके लिए सिग्मा का जो वैल्यू होगा वो होगा कितने इलेक्ट्रॉन ns में बचे हुए 0 प्लस अंदर वाले कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, ये हो गया n-1, 2 इंटू 0.85। n-1 कितना कंट्रीब्यूट करता है, 0.85। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो टोटल सिग्मा का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 1.7। तो लिथियम के इस इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू है 1.7, लेकिन अगर आप इस इलेक्ट्रॉन के लिए कंट्रीब्यूट सिग्मा निकालो तो बोलता है क्या ये कंट्रीब्यूट करेगा, बोलता है नहीं। जो राइट वाले वो कंट्रीब्यूट नहीं करते, ऊपर वाले नहीं कंट्रीब्यूट करते। तो बाकी का बचा हुआ कितना करेगा, बाकी का करेगा 0.35। टू क्यों होगा, एक ही होगा ना, एक है ना। रिपेल कितना करने वाले, एक इलेक्ट्रॉन। जिसपे आप निकाल रहे हो, जिसपे आप निकाल रहे हो उसको तो छोड़ के बाकी का रिपल्सन देखोगे ना। कल पे समझ में आया, टू नहीं करना है क्योंकि आप रिपल्सन एक जिस इलेक्ट्रॉन पे निकाल रहे हो तो इंटू, हाँ 0.30, यस 0.30, 35 नहीं 0.30, यस। अब तन्मय आप पूछ रहे हो लिथियम के लिए, फिर से बताओ। देखो लिथियम का ये इलेक्ट्रॉन, लिथियम के अलग अलग इलेक्ट्रॉन पे अलग अलग सिग्मा लगेगा और अलग अलग फोर्स लगेगा। एक मिनट रुको, थोड़ा पूछो मत, मैं बता रहा हूं फिर समझ में आएगा। लिथियम के लिए आउटर मोस्ट वाले पे अगर इन इलेक्ट्रॉन पे बात करो तो बोलो सेकंड में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, 1s2 2s1। अब 2s1 पे ही अगर आप निकाल रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाकी कोई इलेक्ट्रॉन है क्या जो रिपल्सन करेगा, बोलेगा नहीं इलेक्ट्रॉन है। तो बोला कोई बात नहीं, तो ये 0 हो गया। तो बोलता है ठीक है ये वाले तो 0 हो गया, जो खुद जिस शेल की बात कर रहे हैं, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन है बाकी के इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो उनका कंट्रीब्यूशन सिग्मा के लिए 0 है। लेकिन अंदर वालों का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो बोलता है अंदर वालों का कंट्रीब्यूशन होता है जितने इलेक्ट्रॉन है इंटू 0.85। तो 0.85 जो है 2 से मल्टीप्लाई करने पे 1.7 आ रहा है। एक मिनट बोला ना, एक अभी क्वेश्चन मत पूछो, एक एक करके सबका क्वेश्चन लूंगा तो ज्यादा सबको क्लैरिटी आए। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का वैल्यू आया 1.7, ये क्लियर है बोलो। तन्मय क्लियर हुआ, ये बात समझ में आ गई। तन्मय आपका डाउट था लिथियम वाला, फिर से रिपीट करो। सर हम सिर्फ सिग्मा आउटर मोस्ट शेल का के लिए निकालते हैं क्या, नहीं मैंने बोला ना ये इसके लिए सिग्मा है। मैं बोला इसके लिए सिग्मा का वैल्यू कितना आएगा, 0.30 इंटू 1। एक इलेक्ट्रॉन इसका और ये कितना रिपेल करेगा, कंट्रीब्यूट कितना करेगा, 0.3। तो हमने 0.3 निकाला इसके लिए सिग्मा के लिए, कभी आउटर मोस्ट के लिए नहीं निकालते, सबके लिए सिग्मा होगा, रिपल्सन तो सब में आएगा ना। हाँ अब आते, अब साक्षी भापकर ने बोला एक का हमेशा एक सिग्मा रिजर्व रखना है ना, एक का हमेशा एक सिग्मा रिजर्व रखना है ना, नहीं समझ में आ रहा है साक्षी क्या बोल रही है, क्या नहीं समझ में आया। यहां 0.85 कैसे, ये सवाल है कल्पेश का, क्योंकि ये अंदर वाले n-1 शेल है। तो हमने बोला n शेल के लिए होता है 0.35, n-1 के लिए होता है 0.85 और n-2 और उसके अंदर वालों के लिए हो जाता है 1। हाँ एक मिनट आता हूं मैं, अभी कल्पेश तक पहुंचा हूं ऊपर, वहां 0.85 समझ में आ गया। कल्पेश 0.85 क्यों लिया लिथियम के केस में यहां। अच्छा साक्षी क्या पूछ रही है, फिर से पूछोगी तू, पूछोगी तुम क्या पूछना चाह रही हो, मुझे समझा ही नहीं। एक का हमेशा एक सिग्मा, मतलब अगर 2 होगा तो उसमें एक सिग्मा का 0 होगा ना, ऐसे नहीं। अगर इसमें 2 है तो रिपल्सन, लॉजिक समझो ना, लॉजिक ये है कि अगर आप एक पे रिपल्सन लगा रहे हैं तो वो 2 में से एक ही के कारण रिपल्सन आएगा ना। एक इलेक्ट्रॉन खुद को रिपेल तो कभी नहीं करता है ना। हाँ 1s के लिए वैल्यू आता है 0.35, तो 1s के लिए आता है 0.35 अगर वो खुद का लास्ट शेल है। तो अगर वो खुद पे 1s पे n के लिए वैल्यू निकाल रहे, वो फर्स्ट पॉइंट के लिए है, ns के इलेक्ट्रॉन, n मतलब लास्ट शेल, जहां आप जिसके लिए निकाल रहे हो उसी शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हो तो 0.3 यूज करना है। लेकिन
ये इलेक्ट्रॉन के लिए 0.3 नहीं यूज कर रहा है, ये 0.85 करेगा, क्योंकि ये अब उसी शेल के इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन नहीं देखा जा रहा है। तन्मय बात समझ में आ रहा है? अगर 1s के शेल के इलेक्ट्रॉन पे ही सिग्मा निकाल रहे हैं तो 1s कंट्रीब्यूट करता है 0.30, लेकिन अगर बाहर वालों के लिए कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हो तो ये निकलेगा 0.85, जस्ट अगर उसके ऊपर वाले के लिए। अगर उससे भी ऊपर चले गए तो इसका कंट्रीब्यूशन 1 हो जाएगा। तन्मय बात समझ में आ रहा है क्या? यही इलेक्ट्रॉन देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको 0.35 से कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसको 0.85 से कंट्रीब्यूट कर रहा है, और अगर बाहर होता तो वो उसको 1 से भी कंट्रीब्यूट करता। मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से शील्ड करता है एज कंपेयर टू उसके साथ वाला इलेक्ट्रॉन या जस्ट उसके बाहर वाला इलेक्ट्रॉन। एक मिनट, तुम लोग अगर इतने सारे कमेंट एक साथ अगर पूछोगे तो मैं किसको किसको बताऊंगा? मुझे एक एक करके आपको पूछना पड़ेगा। मैं एक भी किसी का भी डाउट नहीं छोड़ने वाला हूं। आप बस थोड़ा ठंडक रखो, एक बार ठंडक रखेंगे ना तो सबको सब समझ में आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसीलिए धीरे धीरे समझ के। कल्पेश 0.85 क्यों आया ये तुम्हारा क्लियर किया था मैंने। फिर साक्षी भापकर आपने ये पूछा था कि सर एक छोड़ के एक, वो मुझे थोड़ा समझा नहीं तुम क्या पूछना चाह रहे हो, बट मैं जो समझ रहा हूं कि सर एक को छोड़ देंगे क्या बाकी को निकालेंगे, तो मैं ऐसा समझने का ट्राई कर रहा हूं। हाँ, और एग्जाम्पल लूंगा तो और क्लियर होगा। रुको ना, रुको, समझाता हूँ, सब समझाता हूँ, वेट करो। हाँ, तू यही पूछ रही थी, ओके फाइन। अभी उसके बाद तन्मय के बाद आया था सार्थ का, कहीं पर आया था सार्थ का क्या था? पर n-2 से डिस्टेंस ज्यादा है तो अट्रैक्शन लो होना चाहिए ना। n-2 से अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो रिपल्सन लो होना चाहिए था ना। अब मैं इसका कारण बताता हूं, बस अभी ये रूल समझो, अब उसके पीछे का लॉजिक मैं बताऊं, लॉजिक बताऊं। सार्थ बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा कि सर जो जितना दूर है रिपल्सन कम होना चाहिए था। आप बोल रहे हो ये वाले कंट्रीब्यूट करेंगे 0.35, उसके नीचे वाले कंट्रीब्यूट करेंगे 0.85, बोल रहे हो रिपल्सन बढ़ता जा रहा है, और ये कंट्रीब्यूट करेगा 1। तो भैया डिस्टेंस बढ़ रहा है तो आपका रिपल्सन कैसे बढ़ रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। यही सवाल है सार्थ। हम्म, ठीक ठीक ठीक। अभी अभी उसका भी एग्जाम्पल बताऊंगा, समझाता हूं। थोड़े और एग्जाम्पल लेते तो आपके लिए और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। रुको रुको, अब जैसे समझो, मैं क्या लेता हूं, एक सिंपल नाइट्रोजन लेता हूं, है ना। नाइट्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3, है ना, 2p3। अब मेरे पास ध्यान से समझना, एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले शेल में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन। अब सवाल यह है कि मैं कौन से इलेक्ट्रॉन पे सिग्मा निकालना चाहता हूं। मैं बोला मुझे ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से उसका सिग्मा निकाल के बताओ। हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर, हर शेल के इलेक्ट्रॉन में सिग्मा का वैल्यू अलग होगा, ये बात ध्यान में रखना। हर हर शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का वैल्यू अलग होगा, ये बात ध्यान में रखो, ये बात ध्यान में रखो। तो ये जो सिग्मा है, इसके लिए जो सिग्मा निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? बोलता है इसके लिए सिग्मा निकालेंगे सबसे पहले इसी शेल में जो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? तो बोलता है 4 इलेक्ट्रॉन। कंट्रीब्यूशन क्या होगा? सेम शेल के इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 0.35। 0.35 सेम शेल के इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 0.35, है ना। अच्छा, बोलता है क्या इसके अलावा बाकी के इलेक्ट्रॉन भी इसमें रिपल्सन करेंगे और सिग्मा के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे? बोला हाँ, कंट्रीब्यूट करेंगे। कितना करेंगे? तो बोलता है ये n-1 है तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा 0.85, और कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा का टोटल वैल्यू इसके लिए कितना हो जाएगा? 1.4 0.35, 35 मतलब इंटू 2 करेंगे तो 7 इंटू
0.7 इंटू 2 इज 0.14, 14 और ये आ गया 1.7, तो आ गया ये कितना 3.1 इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा। सिग्मा का वैल्यू है 3.1, किन के लिए? इन सभी इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू यही निकलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अंदर के इलेक्ट्रॉन पे अगर आप सिग्मा निकालोगे तो अंदर का इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अंदर के कितने इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो वो उसको रिपेल करेगा और इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? तो बोलता है इसका कंट्रीब्यूशन होगा 0.30। तो इसके लिए सिग्मा का वैल्यू है 0.30। बात समझ में आ रही है? बोलो। और कुछ लोगों को मैं देखा हूं कि क्लास खत्म होने वाला रहता है तो लोग लीव करने लगते हैं 5-10 मिनट पहले। उन सब का मैं डेटा निकाल के ना आपको ब्लॉक करूंगा फिर। मतलब क्या लास्ट, मतलब तुम ऐसे अटेंडेंस देने कुछ लोग आ रहे हैं क्या यार? मुझे नहीं चाहिए अटेंडेंस, मैं ना पूरे इंस्टीट्यूट को बोल दूंगा आपको कोई कुछ ना बोले, आपका अटेंडेंस कम रहे तो भी, बट ये मत करो, पढ़ना है तो पूरे अच्छे से पढ़ो, है ना। अब ये सिग्मा ना कैसे निकालना है, माय डाउट्स इज क्लैरिफाइड। अब ना मैं अलग अलग बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए सिग्मा निकालेंगे और क्लियर होगा। 5 है, लेकिन 5 में रिपेल कितने करेंगे? केवल 4, पांचवा खुद को रिपेल तो नहीं कर सकता है, तो इसीलिए 4 इंटू 0.35 लिया। साक्षी समझ में आ गया? हाँ, टाइम जाने दो, टाइम जाने दो, कल पढ़ेंगे। मैं बोला दुनिया का कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, आपको समय देंगे तो वो चीजें समझ में आती। इनिशियली ऐसा मुश्किल भी लग सकता है, लेकिन थोड़ा समय देंगे। मेरे पास 1000 तरीके समझाने के लिए, आपको केवल समय देने की जरूरत। प्रीवियस स्लाइड दिखाओ। समय खत्म हो रहा है लेकिन खोल देता हूं, ठीक है। मंडे को हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे।